हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे काफी बार जेई मेन एंड जेई एडवांस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप भी अपनी IIT जेई की जर्नी की शुरुआत आकाश के साथ में करना चाहते हैं तो अभी विजिट कीजिए नियरेस्ट ब्रांच पे। जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम शुरू करने से पहले हम लोग पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मेनली 7 टाइप की रेडिएशंस होती हैं, जिसमें रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज एंड कॉस्मिक रेज रहती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी रेंज भी हमें दी हुई है। हमें ये फ्रीक्वेंसी रेंज याद नहीं रखनी है, लेकिन हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम आने वाला है वो ये 3 टाइप की रेज हैं, दैट इज इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट। अगर आप इसमें यहाँ पर देखेंगे तो क्लियरली आपको अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो ज़्यादा दिखाई दे रही है इन कंपैरिजन टू विजिबल, एंड विजिबल की ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इंफ्रारेड। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बोलूँ या फिर एनर्जी का ऑर्डर बोलूँ, बिकॉज एनर्जी इज एच न्यू, तो वो जो रहेगा दैट विल बी अल्ट्रावायलेट ग्रेटर देन विजिबल ग्रेटर देन इंफ्रारेड। और यहीं पर अगर मैं वेवलेंथ का ऑर्डर बोलूंगा तो वो अपोजिट हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी हम लोग एच न्यू लिखते हैं तो एच सी बाई लैम्डा भी लिखते हैं, सो लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो जो लैम्डा का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी इंफ्रारेड ग्रेटर देन विजिबल ग्रेटर देन अल्ट्रावायलेट। ये इंफॉर्मेशन हमको थोड़ा यूजफुल रहेगा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम पढ़ते टाइम। तो अगर हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात करेंगे तो मेनली 2 टाइप के स्पेक्ट्रा हम लोग पढ़ते हैं, एक इमिशन स्पेक्ट्रम और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये भी थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, मेनली इमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में ही बात करते हैं। तो पहले हम लोग एक बार एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम लोग सिंपली इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखते हैं फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन किसी लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एक फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और वो जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा वो उसकी जो एनर्जी है वो इस एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होनी चाहिए। लेट्स से कि एनर्जी डिफरेंस जो है वो डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई की वैल्यू एच सी बाई लैम्डा होगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फोटोन्स को एब्जॉर्ब करेंगे जिनकी एनर्जी इन एनर्जी डिफरेंसेस के बराबर हो गए। यहाँ पर हमने सिर्फ 2 एनर्जी लेवल्स दिखाए हैं, और भी अगर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग कुछ एनर्जी डिफरेंसेस हमें मिलेंगे। उन्हीं एनर्जी डिफरेंस वाले फोटोन्स को इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करेंगे, और जब हम लोग उसको स्क्रीन पे ऑब्जर्व करेंगे तो जो ये पर्टिकुलर एनर्जी वाले या पर्टिकुलर वेवलेंथ वाले जो फोटोन्स है वो हमें गायब मिलेंगे। वो क्यों गायब मिलेंगे? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर लिए हैं और हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट हो गए हैं। सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। मेनली जो हमारा है वो है इमिशन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का एग्जैक्टली अपोजिट है। इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब ये है कि फोटोन्स का इमिट होना। अगर फोटोन्स का इमिशन देखना है तो इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आना पड़ेगा। किसी हायर एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो वो एनर्जी इमिट करेगा, और एनर्जी इमिट करेगा फोटोन्स के टर्म्स में, और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द एनर्जी डिफरेंस। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए कि मेरे पास में व्हाइट लाइट का कोई सोर्स है और वो किसी हाइड्रोजन सैंपल से पास कर रहा है। तो यहां पर जब ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस व्हाइट लाइट में से पर्टिकुलर फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर पर्टिकुलर फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो गायब हो जाएंगे यहां से। तो जब हम लोग डिटेक्टर पे डिटेक्ट करेंगे तो कुछ पार्ट हमें मिसिंग दिखाई देगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ वेवलेंथ जो है वो मिसिंग दिखाई दे रही हैं, जिनको हम लोग ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो ये मिसिंग पार्ट है वो कहां चले गए हैं? वो बेसिकली यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ने एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, अब इसको मैथमेटिकल तरीके से देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो जब तक हम लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा काम नहीं बनने वाला है। तो अगर मैं बात करता हूं कि ये n इज इक्वल टू N2 है और ये n इज इक्वल टू N1 है, हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रा की ही बात कर रहे हैं।
अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ रहा है तो वो एक फोटोन इमिट करेगा, और वो जो फोटोन इमिट करेगा उसकी वेवलेंथ लेट से हम लोग लैम्डा बोल देते हैं। तो जो डेल्टा ई होगा दैट शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, या फिर मैं बोलूं कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डेल्टा ई। ठीक है, अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, और यहां पर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2 है, n इज इक्वल टू 3 है। अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, उसकी इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ जो है वो लैम्डा 1 है। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 पे जंप कर रहा है, इमिटेड फोटोन की जो वेवलेंथ है वो लैम्डा 2 है। तो पहले तो मुझे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 कंपेयर करना है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर आप एनर्जी डिफरेंस देखेंगे 1 और 2 के बीच में है, यहां पर देखेंगे 1 और 3 के बीच में है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस होगा दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन n इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 1। यहां पर जो एनर्जी डिफरेंस है उससे तो ज्यादा ही होगा ही। तो अगर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है यानी कि वेवलेंथ कम होगी, इसको मैं डेल्टा ई टू 1 बोल देता हूं, इसको मैं डेल्टा ई 3 बोल देता हूं। तो डेफिनेटली डेल्टा ई 3 जो है वो ज्यादा है, यानी कि वेवलेंथ कम होगा। तो लैम्डा 1 शुड बी ग्रेटर देन लैम्डा 2। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए ये n इज इक्वल टू 1 है, ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3। अगर 3 से 2 में आ रहा है, एक फोटोन इमिट कर रहा है विद वेवलेंथ लैम्डा 1, 2 से 1 में आ रहा है, एक फोटोन इमिट कर रहा है विद वेवलेंथ लैम्डा 2। अगर वो डायरेक्टली 3 से 1 में आता तो जो लैम्डा डैश है उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी। तो अभी सिंपल सा पॉइंट ये है, कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ पर लैम्डा 1 है, यहाँ पर लैम्डा 2 है, तो यहाँ से यहाँ पर जब आएगा तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द केस। लैम्डा को डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, बट एनर्जी डिफरेंस को ऐड कर सकते हैं। सो यहां पर अगर वेवलेंथ ऑफ द फोटोन इमिटेड लैम्डा 1 है तो इस फोटोन की एनर्जी होगी एच सी बाई लैम्डा, और ये जो एच सी बाई लैम्डा होगा ये एक्चुअली इस एनर्जी डिफरेंस को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एच सी बाई लैम्डा 1 हो जाएगा। यहां पर जो डेल्टा ई होगा दैट शुड बी एच सी बाई लैम्डा 2। अब ये एनर्जी डिफरेंस प्लस ये एनर्जी डिफरेंस विल बी इक्वल टू ये एनर्जी डिफरेंस, और अगर वेवलेंथ लैम्डा डैश है तो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो एच सी बाई लैम्डा डैश हो जाएगा। सो क्लियरली वैल्यू ऑफ एच सी बाई लैम्डा डैश शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा 2। यहाँ पर एच सी कैंसिल आउट हो जाएगा कॉमन लेके, सो 1 बाई लैम्डा डैश शुड बी इक्वल टू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2। यहाँ से 1 बाई लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ जाएगा, और लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 आ जाएगा। अब हम लोग एक जनरल हाइड्रोजन एटम के लिए इमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं, कौन कौन सी सीरीज होती हैं, वो सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मेरे पास में n इज इक्वल टू n2 से n इज इक्वल टू n1 में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो एक फोटोन इमिट करेगा, और उस फोटोन के लिए हम लोग बोलेंगे 1 बाई लैम्डा शुड बी इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि n1 n2 में से कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, फॉर्मूला में भूल जाते हैं। सिंपल सी बात है, छोटा नंबर पहले लिखना है। अगर 4 से 1 में आ रहे हो तो 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली ये नंबर पॉजिटिव आना चाहिए। ये हमारा 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला होगा। आर इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट। तो इसमें हम लोग आर की वैल्यू जो देखते हैं दैट इज 1.1 इंटू 10 रेज टू पावर 5 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। जेड जो है वो चार्ज ऑन द न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन एटम में 1 रहेगा, हीलियम प्लस में 2, लिथियम 2 प्लस में 3, बेरिलियम 3 प्लस में 4 रहेगा। उसके बाद में हम लोग अगर डिफरेंट सीरीज की बात करेंगे तो लेट्स से ये n इज इक्वल टू 1 है जिसको हम लोग ग्राउंड स्टेट भी बुलाते हैं, ये n इज इक्वल टू 2 है जिसको हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बुलाते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये n इज इक्वल टू 3 है जिसको हम लोग सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बुलाते हैं, ये n इज इक्वल टू 4 है तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये n इज इक्वल टू 5 है, ये n इज इक्वल टू 6 है,
ये n इज इक्वल टू 7 है और एंड में ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। आप देख रहे होंगे कि 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंस है उससे कम एनर्जी डिफरेंस होगा 2 और 3 के बीच में, उससे कम होगा 3 और 4 के बीच में, उससे कम होगा 4 और 5 के बीच में। इनफैक्ट जो हायर एनर्जी लेवल्स है वो हमें ऐसा लगेगा कि एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 1 में आए, फाइनली n इज इक्वल टू 1 में आए, तो पॉसिबिलिटी है कि वो 2 से 1 में आया होगा, या फिर 3 से 1 में आया होगा, या फिर 4 से 1 में आया होगा, या फिर 5 से 1 में, या फिर 6 से 1 में, या हो सकता है कि वो इनफाइनाइट से 1 में ही आ गया होगा। मतलब फाइनली अगर वो n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये लाइमन सीरीज में है। मतलब कि अगर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो फोटोन इमिट करेगा, तो मैं बोलूंगा कि ये जो फोटोन है वो लाइमन सीरीज का फोटोन है। तो जब भी मुझे लाइमन सीरीज दिखेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि फाइनली n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है। अब अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक है, तो अगर फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की बात करेंगे तो जैसे ही लाइमन सीरीज दिखा मतलब n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में आएगा। अगर मैं बोलूंगा कि सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज जब हम लोग बात करेंगे तो लाइमन सीरीज सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कि n इज इक्वल टू 1 में आना है। अगर 2 से 1 में आएगा तो फर्स्ट लाइन, तो 3 से 1 में आएगा तो सेकंड लाइन, तो n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में सेकंड लाइन हो जाएगी। अगर मैं बोलूंगा कि थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, तो क्या हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 1 में आएंगे। अगर ऐसे ही चलता जाऊं और मैं बोलूं कि सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, तो बच्चों सीरीज लिमिट का मतलब होता है इनफाइनाइट से आना। जब भी सीरीज लिमिट वर्ड दिख जाए तो मतलब इनफाइनाइट से आना, और लाइमन सीरीज दिखने का मतलब तो n इज इक्वल टू 1 में आना। तो सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से 1 में आना। अगर मैं इस वेवलेंथ को लैम्डा 1 बोलता हूं, इसको लैम्डा 2 बोलता हूं, इसको लैम्डा 3 और ऐसे ही चलते चलते इसको लैम्डा इनफाइनाइट बोलता हूं, तो डेफिनेटली यहां पर एनर्जी डिफरेंस कम है, मतलब वेवलेंथ ज्यादा दिखाई देगा। सो लैम्डा 1 will be greater than lambda 2, greater than lambda 3, lambda 4 up to lambda infinite। और एक खास बात है बच्चों कि हाइड्रोजन एटम के केस में जो ये लाइमन सीरीज वाले फोटॉन्स हैं वो हमको अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाई देते हैं। हाइड्रोजन एटम में होगा ऐसा, हीलियम प्लस में, लिथियम 2 प्लस में ऐसा हो जरूरी नहीं है, बट हाइड्रोजन एटम में ये अल्ट्रावायलेट रीजन में दिखाई देते हैं। तो ये n इज इक्वल टू 1 की बात हो गई। अब n इज इक्वल टू 2 की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को n इज इक्वल टू 2 में आना है तो वो 3 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है, 7 से 2 में आ सकता है, इनफाइनाइट से 2 में आ सकता है। फाइनली अगर वो n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये बाल्मर सीरीज का फोटोन इमिट करेगा। तो ये बाल्मर सीरीज का होगा और ये हमारे विजिबल रीजन में लाई करते हैं। ये जो फोटोन्स इमिट होंगे ये विजिबल रीजन में लाई करेंगे। तो अगर मैं बोलता हूं कहीं पर मुझे दिख जाए फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बाल्मर सीरीज दिखते ही समझना है कि n इज इक्वल टू 2 में आया है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज मतलब कि n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आया होगा। अगर मैं बोलता हूं सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, तो क्या होगा बच्चों, बाल्मर सीरीज देखते ही समझना है n इज इक्वल टू 2 में, और सेकंड लाइन हो जाएगा n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2। अगर मैं बोलता हूं थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज है तो वो n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में होगा। और अगर मैं सीरीज लिमिट की बात करूंगा बच्चों, सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज, तो सीरीज लिमिट मतलब दिखेगा तो n इज इक्वल टू इनफाइनाइट कंसिडर करना है, बाल्मर सीरीज दिखेगा तो n इज इक्वल टू 2 कंसिडर करना है, तो ये n इज इक्वल टू इनफाइनाइट से n इज इक्वल टू 2 में हो जाएगा। ये विजिबल रीजन में जो हमें दिखाई देता है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम के केस में रहता है बच्चों। अब आगे बात करते हैं n इज इक्वल टू 3 में आने की। अगर n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है तो 4 से 3,
5 से 3, 6 से 3, 7 से 3, इनफाइनाइट से 3। ये जो रेंज होगी इसको हम लोग पास्टन सीरीज बुलाते हैं। n इज इक्वल टू 4 में भी आ सकता है। अगर n इज इक्वल टू 4 में आएगा तो 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, इनफाइनाइट से 4, ये हमारा ब्रैकेट सीरीज का होगा। n इज इक्वल टू 5 में भी आ सकता है। n इज इक्वल टू 5 में आएगा तो 6 से 5, 7 से 5, इनफाइनाइट से 5, ये पी फंड सीरीज होगी। n इज इक्वल टू 6 में भी आ सकता है। अगर n इज इक्वल टू 6 में आ रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये हम्फ्री सीरीज है। तो हमको ये ऑर्डर याद रखना होता है, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। जो पास्टन सीरीज है वो हमारा इंफ्रारेड में होगा फॉर हाइड्रोजन एटम, और उसके आगे वाले फार इंफ्रारेड में हमको दिखाई देंगे। अब मेन जो मुद्दा है वो हमको क्वेश्चंस करने का है। एक बार मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूं फिर से। ये देखिए, जो हाइड्रोजन एटम में अगर आप देखोगे n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है तो लाइमन सीरीज, n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है तो बाल्मर सीरीज, n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है तो पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज। हाइड्रोजन एटम के केस में लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है, बाल्मर जो है वो विजिबल में लाई करता है, ये इंफ्रारेड में, और उसके आगे वाले फार इंफ्रारेड में लाई करेंगे हाइड्रोजन एटम में। अब यहां पर हम लोग एग्जांपल्स की बात करते हैं। लेट्स से सबसे पहला एग्जांपल है मेरे पास में, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर H एटम। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हमको दिखाई दिया तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो H एटम है तो Z की वैल्यू 1 ले लेनी है। फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बच्चों बाल्मर सीरीज आता है लाइमन के बाद में, लाइमन, बाल्मर, पास्टन। तो बाल्मर सीरीज दिख गया मतलब n इज इक्वल टू 2 में आएगा। अब फर्स्ट लाइन है तो 3 से 2 में आएगा, तो 1 बाई लैम्डा जो होगा दैट विल बी आर जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर हाइड्रोजन एटम है 1 का स्क्वायर, ये 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर करेंगे, 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगी आर 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, दैट इज आर इंटू 5 बाई 36। तो 1 बाई लैम्डा जिसको हम लोग वेव नंबर भी बुलाते हैं दैट इज 5r बाई 36, तो लैम्डा की वैल्यू 36 बाई 5r आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग किसी भी स्पीसीज के लिए किसी भी लाइन का वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं कि इफ वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर H एटम is x angstrom, find out wavelength of first line of Balmer series for lithium 2+ ions। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे टैकल करेंगे? हमें आंसर x के टर्म्स में ही फाइंड आउट करना है। तो जो जो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे आपको फॉर्मूला में पुट करने वाली चीजें मिलेंगी। जैसे पहले केस में हाइड्रोजन एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो गई। सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, बच्चों लाइमन सीरीज दिखते ही समझना है कि n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो अगर 2 से 1 में आएगा तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, 3 से 1 में आएगा तो सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो ये n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है और वेवलेंथ की वैल्यू है x एंगस्ट्रॉम। तो मैं 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर कर देता। लैम्डा की वैल्यू x है, हम लोग x से पुट कर देते हैं, 10⁻10 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर अल्टीमेटली हमको एंगस्ट्रॉम में ही फाइंड आउट करना है। सो r इंटू 1 माइनस 1 बाई 9 विल बी 8 बाई 9। आपको क्या करना है, यहां से r की वैल्यू निकालनी है। आप बोलोगे सर r की वैल्यू तो हमें पता है 1.1 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर इनवर्स, वो नहीं करना हमको। हमको r की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ x। r की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 9 बाई 8x। अब यही r की वैल्यू अगले एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे।
क्या है, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज सुनते क्या दिमाग में आएगा, n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है, फर्स्ट लाइन मतलब 3 से 2, तो ये n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 में आ रहा है। यहां पर लेकिन लिथियम 2 प्लस दे दिया तो z की वैल्यू 3 होगी। सो 1 बाई लेट्स से इसको लैम्डा डैश बुला देता हूं मैं, दैट विल बी इक्वल टू r z स्क्वायर, लिथियम 2 प्लस है तो 3 का स्क्वायर इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, छोटे वाले नंबर को पहले लेना है, सो 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर। अब r की वैल्यू ना इस x के टर्म्स में यहां पर पुट कर दो, 9 बाई 8x, सो दिस विल बी 9 बाई 8x इंटू ये 9 और ये 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 9, तो ये 5 बाई 36 हो जाएगा। अब देखिए 9 से यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा 4, सो 1 बाई लैम्डा डैश विल बी इक्वल टू 45 बाई 32x हो गया, तो लैम्डा डैश की वैल्यू 32x बाई 45 हो जाएगी। ये हम लोग वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं और आंसर जो है वो हमारा एंगस्ट्रॉम में ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस कैलकुलेशन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सैंपल n इज इक्वल टू n नोट से या फिर n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है फाइनली, तो मुझे बताना है कि टोटल कितनी नंबर ऑफ लाइन्स इमिट हो सकती हैं। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बच्चों, अगर n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है और मेरे पास में सिंगल एटम है, ठीक है, यहां पर इंफॉर्मेशन बहुत ध्यान से पढ़नी होती है क्वेश्चन में। अगर सिंगल एटम है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन है ना, सैंपल नहीं है मेरे पास में, बहुत सारे एटम्स नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मेरे को बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी दिखेंगी, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, तो बच्चों बहुत सिंपल सा है भाई, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 1 में आना है, तो मिनिमम कितने स्टेप्स हो सकते हैं भाई, एक स्टेप हो सकता है सीधा n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 1 में आ जाए, तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी 1। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, देखो ध्यान से देखना इसमें, अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3 में है और 3 से 1 में आना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती है, पहले 3 से 2 में आ जाए फिर 2 से 1 में आ जाए। तो अगर n इज इक्वल टू 3 में है तो उसको 2 लाइंस दिखेंगी, n इज इक्वल टू 4 में होता तो क्या होता, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 3 लाइन दिखती। तो n इज इक्वल टू n में है, उसको n इज इक्वल टू 1 में आना है, तो पहले n से n माइनस 1, फिर n माइनस 1 से n माइनस 2, फिर n माइनस 2 से n माइनस 3, फिर ऐसे फिर 6 पे आया होगा, फिर 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और लास्ट में 2 से 1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितने दिखेंगी, n माइनस 1 दिखेंगी। आप इसमें n की वैल्यू 3 पुट करके देख लो, तो 3 माइनस 1 2 आएगा, तो देख लो 3 से 2, 2 से 1, 2 लाइन ही दिखेंगी। ये है जब हमको सिंगल एटम दिया रहेगा, लेकिन जब हमको सैंपल ऑफ एटम्स दिया रहेगा, इन केस ऑफ सैंपल ऑफ एटम्स, मतलब बहुत सारे एटम्स हैं, एटम्स की कोई कमी नहीं है, तो उस केस में थोड़ा तरीका अलग होगा बच्चों। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 और ऐसे चलते चलते n इज इक्वल टू n में होगा। तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जो n से n-1, n-1 से n-2, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 में आए होंगे। फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो n से n-1 में नहीं आए, n-2 में आए, फिर n-2 से n-4 में आ गए। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। सिंपल तरीका काउंट करने का क्या है, आप सोचो कि n इज इक्वल टू 1 में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1 और n से 1, ये हो गए n-1। n इज इक्वल टू 2 में आने वाले, फिर से वही वाली बात, ये n-2 हो गए। n इज इक्वल टू 3 में आने वाले n-3 हो गए और लास्ट में n-1 में आने वाला एक ही होगा। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस, मैक्सिमम बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 अप टू n-1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 + 2 + 3 अप टू n जो है वो n इंटू n + 1/2 होता है। तो यहां पर बस n की वैल्यू n-1 पुट कर देंगे, तो n इंटू n-1/2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, वो तो एक ही होगी भाई। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स n इज इक्वल टू n से n इज इक्वल टू 1 में डायरेक्टली आ जाए, सारे के सारे। तो फोटोन्स तो बहुत सारे दिखेंगे, लेकिन टाइप ऑफ फोटोन तो एक ही दिखेगा ना, सभी की वेवलेंथ तो एक ही होगी। तो मिनिमम केस में तो फिर भी 1 ही आएगा आंसर, मैक्सिमम जो है वो n इंटू n-1/2 आ जाएगा। अगर कभी ग्राउंड स्टेट में नहीं आ रहे हैं, किसी बीच वाले स्टेट में आ रहे हैं, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेल्टा n
इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि कोई बोले कि n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 2 में आना है और सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो बताइए मैक्सिमम कितनी लाइंस दिखेंगी? तो डेल्टा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 - 2 3। तो लाइंस मैक्सिमम कितनी दिखेंगी? डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 लाइंस दिखेंगी। एक बार काउंट करके देखें क्या 6 दिखती हैं क्या? ये 4, ये 3, ये 2 हो गया। तो अगर 2 में आने वाली गिनोगे तो क्या हो जाएगा? 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 3 लाइन दिखी। 3 में आने वाली 4 से 3, 5 से 3, 2 लाइन दिखी। और 4 में आने वाली 1 लाइन दिखेगी। तो 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए n इज इक्वल टू 5 से n इज इक्वल टू 1 में आना है, ठीक है। पहला केस है मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी। दूसरा केस है नंबर ऑफ लाइंस इफ ऑल द विजिबल लाइंस आर एब्सेंट। अब ये दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा दिमाग लगाना है। पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस है तो वो तो सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा एन इंटू डेल्टा एन प्लस 1/2। तो यहां पर डेल्टा एन की वैल्यू 5 - 1 4 हो जाएगी। तो 4 × 5 डिवाइड बाई 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी आएंगी बच्चों? 10 आएंगी। अब बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ लाइंस इफ ऑल द विजिबल लाइंस आर एब्सेंट। तो तुम बोलोगे ठीक है सर, टोटल में से विजुअल वाली घटा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। देखते हैं। ये n इज इक्वल टू 2 है, ये n इज इक्वल टू 3 है, ये n इज इक्वल टू 4 है। अब विजिबल वाली कौन सी होंगी? 3 से 2 वाली, 4 से 2 वाली, 5 से 2 वाली। तो अगर इसका आंसर मैं 10 - 3 लिखूंगा 7, तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों होगा? देखो ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं कि विजिबल वाली मुझे गायब करनी है, मतलब 3 से 2 वाली मैंने गायब कर दी, 4 से 2 वाली गायब कर दी, 5 से 2 वाली गायब कर दी, तो आप सोचिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर n = 2 में आ ही नहीं रहा है तो 2 से 1 वाली लाइन भी तो गायब हो जाएगी। 2 से 1 वाली लाइन भी तो हमें नहीं दिखाई देगी, उससे ऊपर वाली सारी दिखाई देंगी। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन 2 पे आ ही नहीं रहा है तो फिर 2 से 1 वाली लाइन कैसे दिखेगी? तो एक्चुअली इसका आंसर क्या आएगा? 10 - 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 6। क्योंकि मुझे ये 1 जो n = 2 से n = 1 वाली लाइन है वो भी हटानी पड़ेगी, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो डेल्टा E है वो रहता है 13.6 × Z² इंटू 1/n1² - 1/n2²। यहां पर आप देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं Z को डबल कर देता हूं, ठीक है, Z को डबल कर दिया तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों? 2 का स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं n1 और n2 की वैल्यू को सेम रखता हूं तो। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं Z को डबल तो करूं लेकिन एनर्जी डिफरेंस फिर भी मुझे सेम मिले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप क्या करेंगे? n1 और n2 को कुछ चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? आपने Z को डबल किया है, आप n1 और n2 को भी डबल कर दो। अगर n1 और n2 को डबल कर दोगे तो वहां से 2 की पावर 2 4 बाहर आ जाएगा, इधर से भी 4 बाहर आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम एनर्जी डिफरेंस बचेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं Z की वैल्यू को डबल करता हूं, n1 और n2 को डबल करने पे एनर्जी डिफरेंस सेम रहेगा। यानी कि डेल्टा E फॉर 2 से 1 इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 2 से 1 में जो हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी डिफरेंस दिखता है वही एनर्जी डिफरेंस अगर मुझे हीलियम प्लस आयन में चाहिए तो मैंने क्या किया है? हाइड्रोजन एटम से हीलियम प्लस में गया हूं तो मैंने Z की वैल्यू को डबल कर दिया है। यहां पर Z1 था, यहां पर Z2 है, Z की वैल्यू को डबल कर दिया। आप n1 और n2 की वैल्यू को भी डबल कर दो तो सेम एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। मतलब अगर मुझे सेम एनर्जी डिफरेंस यहां पर चाहिए तो 2 से 1 था यहां पर, तो यहां पर 4 से 2 हो जाएगा। 2 का डबल कर दो 4, 1 का डबल कर दो 2, 4 से 2 में हमें सेम एनर्जी डिफरेंस मिलेगा। वही एनर्जी डिफरेंस अगर मुझे लिथियम 2+ में चाहिए तो मैंने Z की वैल्यू को यहां से यहां पर जाने पे क्या किया है? 3 किया है, 3 गुना कर दिया। तो डेल्टा E को सेम रखने के लिए इसको भी 3 गुना कर दो तो ये 6 से 3 में मिलेगा। अगर एनर्जी डिफरेंस सेम है तो वेवलेंथ भी सेम होनी चाहिए। 2 से 1 में क्या हो गया बच्चों? ये हो गई फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। सो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ H एटम, दिस शुड बी इक्वल टू, यहां पर 4 से 2 कौन सी हो जाएगी? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। दिस शुड बी इक्वल टू सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हीलियम प्लस आयन
और यहीं पर ये कौन सी हो जाएगी, ये पास्टन सीरीज हो गई और थर्ड लाइन हो गई, तो ये हो जाएगा थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज फॉर लिथियम 2+ आयन। ये हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर एच एटम शुड बी इक्वल टू सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज फॉर हीलियम प्लस आयन शुड बी इक्वल टू थर्ड लाइन ऑफ पास्टन सीरीज फॉर लिथियम 2+ आयन। एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, which transition in hydrogen spectrum has the same wavelength as Balmer transition in n is equal to 4 to n is equal to 2 of helium plus spectrum। देखिए डेल्टा E 4 से 2 इन केस ऑफ हीलियम प्लस आयन मुझे चाहिए, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, हीलियम प्लस में चाहिए। अब मुझे हाइड्रोजन एटम में देखना है कि यही कहां पर आएगा, तो क्या किया आपने हीलियम प्लस से हाइड्रोजन एटम में आना है, z की वैल्यू को हाफ कर दिया, n1 और n2 को भी हाफ कर दो, 4 से 2 में आया है, हाफ करेंगे तो 2 से 1 में हो जाएगा, एंड दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट होता है बच्चों। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप अपनी IIT JEE की जर्नी की शुरुआत आकाश के साथ में करना चाहते हैं तो नियरेस्ट ब्रांच को विजिट कीजिए और जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।